मृग तृष्णा अध्याय 20। राजीव रॉय गहन विचारों में खोया हुआ था, जबकि मनोज मेंथ का पूरा ध्यान उस फाइल पर था जिसे स्वर्गीय अजीत महानवे ने तैयार किया था। वो कभी कभी एक कागज पर उस फाइल से कुछ नोट कर रहा था। वो धीरे धीरे फाइल के पन्ने पलटता जा रहा था और पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसे भी मानना पड़ा कि वास्तव में उस दिन बंगले पर सिर्फ 15 लोग थे और वे सभी मारे गए थे। प्रोफेसर, उनके 2 बेटे, 4 सुरक्षा गार्ड्स और 8 हमलावर। कोई भी व्यक्ति इनके अतिरिक्त वहां पर उपस्थित नहीं था। यदि ऐसा होता तो उसे भी खोज लिया गया होता, क्योंकि घटना स्थल से फरार होने का प्रश्न ही नहीं था। मिंथ सोचने लगा कि फिर वो रिवॉल्वर कहां गया जिससे प्रोफेसर हंस और उनके बेटों का मर्डर हुआ था, और उसका मालिक कौन था। अगर ये हत्याएं हमलावरों के रिवॉल्वर से नहीं हुई तो फिर इनकी हत्या किसने की? सोचने का विषय था और वो सोच रहा था। कोई नतीजा ना निकलते देख अपने उन फोटोओं को अपने हाथ में ले लिया जो अजीत महानवे और खुद उसने खींचे थे। अब वो उनका तुलनात्मक अध्ययन करने लगा। अचानक एक फोटो पर उसे रुक जाना पड़ा। रुकना ही क्यों, बुरी तरह से चौंक गया था, जैसे कि उसने बेबीलोन के झूलते उद्यान देख लिए हों। बेहद अचंभित, अचानक उसकी आंखें चमकने लगी, चेहरा प्रसन्नता की अधिकता से दमक उठा। वो सतर्क हो चुका था। उसने तुरंत राजीव राय को अपने पास बुलाया। अबे ओ मटर औलाद, इधर तो आ जरा। क्या बात है गुरु, क्यों मेंढक की तरह गला फाड़ रहे हो? मैं तुझे मेंढक दिख रहा हूं? नहीं, मेंढक की औलाद, राजीव राय ने चिढ़ाते हुए कहा। तेरी तो गुरु, तुम तो क्रोधित हो गए। अबे तू बात ही ऐसी क्यों करता है? खुद ही तो मेंढक की औलाद है और आरोप मुझ पर लगा रहा है। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने, राजीव राय ने बहस को खत्म करने के इरादे से कहा। मनोज मेंथ कुछ कहना ही चाह रहा था, पर यह सोचकर कि उसने राजीव को एक महत्वपूर्ण काम से बुलाया है, वो रुक गया और अगले ही पल वो अत्यंत गंभीर मुद्रा में आ गया। उसने राजीव राय के हाथ में फोटो दिया। देखो राजीव, तुम्हें इस फोटो में कोई महत्वपूर्ण बात नजर आ रही है क्या? क्या? राजीव फोटो को देखने लगा। फोटो उस जगह का था जहां पर दोनों बच्चों की लाशें गिरी थी। दोनों बच्चों के सिर दीवार की तरफ थे और उनके पैर दीवार के विपरीत। जिस दीवार के पास में ये लाशें थी वो बिल्कुल साफ थी। गुरु, मुझे तो कुछ महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रहा। अब मनोज मेंथ उसी जगह का वो फोटो राजीव को देता है जो खुद उसने खींचा था, और इस बार राजीव चौंक उठा। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना था। जिस स्थान पर लाशें थी वहां पर उस स्थान को एक सफेद रेखा से घेरा गया था, लेकिन इस फोटो में दीवार साफ ना थी। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में 10D भी लिखा हुआ था। दोनों ही जानते थे कि बंगले की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते 10D का इस दीवार पर होना महज संयोग नहीं हो सकता। बंगले पर हमला अवश्य हुआ था, लेकिन कभी भी कोई हमलावर बंगले के अंदर तक नहीं जा पाया है। गुरु,
ये टेंडी यहां कैसे आ गया? हाँ, मैं भी तो यही कहना चाहता हूं कि यदि उस समय ये टेंडी नहीं था तो अब कहां से आ गया, और इसके यहां होने का कोई अर्थ है भी या नहीं? गुरु, अर्थ तो होना ही चाहिए। बंगले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही है। अजीत महानवे ने अपनी जान दे दी, लेकिन बंगला पूरी तरह से सुरक्षित रहा। बंगले के अंदर छेड़छाड़ का तो प्रश्न ही नहीं उठता। राजीव, पर क्या हो सकता है? गुरु, ये भी हो सकता है कि ये फॉर्मूले तक पहुंचने का रास्ता हो। राजीव, बहुत मुश्किल है। क्यों? फॉर्मूले के बारे में तो केवल प्रोफेसर हंस जानते होंगे, और वे इस दुनिया में नहीं हैं, जबकि 10D प्रोफेसर की मृत्यु के बाद लिखा गया है। गुरु, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, लेकिन हम इस 10D को हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूं, क्योंकि इसका कोई संबंध इस केस से अवश्य है। दोनों कुछ देर तक आपस में विचार करते रहे और नतीजा ना निकलता देख अन्य संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। राजीव जहां 10D में कोई समीकरण बिठाने का प्रयास करने लगा, वहीं मिंथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अध्ययन में व्यस्त हो गया। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ कुछ नोट भी करता जा रहा था। अचानक एक स्थान पर मिंथ को चौंक जाना पड़ा। उसके मस्तिष्क में आंधियां चलने लगी। उसे आशा की किरण नजर आने लगी। वो एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। राजीव, जल्दी चलो। कहां गुरु? हमें प्रोफेसर के बंगले पर अभी इसी वक्त पहुंचना है। पर क्या हुआ गुरु? राजीव, जल्दी करो, सवाल बाद में कहना। सबसे पहले तो हमें प्रोफेसर के पर्सनल रूम में उपस्थित कंप्यूटर पर कब्जा करना है। उसके बाद दोनों वहां से ऐसे भागे जैसे साक्षात मृत्यु उनके पीछे है। अध्याय 20 समाप्त होता है।